ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ CICC ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਅਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ICCRC ਤੋਂ CICC ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ सिटीजनशिप कंसल्टेंट, ਕੀ मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ फ़र्क ਰਿਹਾ? अमन सर, इसमें ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं है। स्टूडेंट को मुझे लगता है कि ICCRC और CICC के बीच में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो चेंजेस हुए हैं ये इंटरनल चेंजेस हैं। ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾਮ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ भी बदल गया। हाँ जी। सो ये जो इंटरनल जो डिपार्टमेंट है इसका, इनके जो वर्किंग फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा जो है वो इलेबोरेट किया गया है, जिस ग्राउंड पे ये नाम चेंज किया गया है। मोरओवर जो सर्कुलर है वो यही कहता है कि अब इस डिपार्टमेंट को जो है वो एक इंस्टीट्यूशन में चेंज किया गया है, एक कॉलेज में चेंज किया गया है। थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग एक लाइसेंस मेंबर हैं, वी हैव कम टू नो कि जो प्रोसीजर्स हैं थोड़े डिफ़िकल्ट हुए हैं। जो इमिग्रेशन, जो ICCRC लाइसेंस्ड कंसल्टेंट है उसको अपना लाइसेंस जो है वो कंटिन्यू करने के लिए थोड़े और हार्ड एंड फास्ट प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जो उसकी एजुकेशन है, अपग्रेडेशन है, उस पर थोड़ा वर्कआउट और करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता दूं कि इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स को यही टारगेट करना चाहिए कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो एक लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के थ्रू लगनी चाहिए, एक रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू लगनी चाहिए। समटाइम्स वी बिहेव लाइक, या मार्केट में इस तरीके से जो है वो स्प्रेड की जाती है इन्फॉर्मेशन कि वो इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली स्टूडेंट के साथ रिलेटेड है, लेकिन कहीं पे हम लोगों को ये चीज़ क्लासिफाई करनी चाहिए, डिस्क्राइब करनी चाहिए कि अगर ये बॉडीज़ के नाम चेंज हो रहे हैं सो इस चीज़ का जो है वो स्टूडेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये उनके इंटरनल प्रोसीजर्स हैं। वेयर एज स्टूडेंट का जो टारगेट है वो सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपनी एप्लीकेशन जब लगाते हो या अपना कंसल्टेंट जब आप चूज़ करते हो वो रेगुलेटेड होना चाहिए, लाइसेंस्ड होना चाहिए। सिर्फ यही एक सोल एजेंडा स्टूडेंट का होना चाहिए। बेसिकली जे ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਸੇਮ ਉਹੀ, CICC ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਲਾਅ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ CIC ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, CICC। ਸੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ICCRC ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ CICC ਹੁਣ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੇਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ PR ਦੀਆਂ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਪਾਊਸ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ? देखिए अमन जी, मैं ज़रूर इस चीज़ को लेके अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ कि ये जो फेब का मंथ है या फरवरी का जो महीना स्टार्ट हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और इमिग्रेशन की तरफ से जो रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए हैं वो बहुत फास्ट अनअप हैं। हर कैटेगरी के जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। ओपन वर्क परमिट वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आज सुबह ही हम लोगों ने 3 ओपन वर्क परमिट मेडिकल्स जो हैं वो रिसीव किए हैं। लास्ट वीक भी ओपन वर्क परमिट वाले स्टूडेंट्स के मेडिकल्स आए हैं, तो इट सिंपली इंडिकेट्स कि अब हर कैटेगरी के एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस होने शुरू हो गए हैं। बहुत टाइम से ओपन वर्क परमिट वाले कैंडिडेट्स वेटिंग में थे। ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको 8-10 महीने प्रोसेसिंग में लगे हुए हो चुका है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। लेकिन नाउ दिस इज़ अ गुड न्यूज़, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हाई कमीशन फास्ट ट्रैक तरीके से अब रिजल्ट्स देने शुरू हो गए हैं। और एक और चीज़ मुझे ये कहना है, ओपन वर्क परमिट के जो भी मेडिकल्स हम लोगों को रिसीव हुए हैं उसमें से कुछ कैंडिडेट से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उसके स्पाउस की जो है वो मांगी गई है। सो मैं ज़रूर कैंडिडेट्स को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो भी अपडेट आपकी एप्लीकेशन में होता है, आपका जो कैनेडियन स्पाउस है, जो स्टूडेंट है, उसका सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, ट्रांसक्रिप्ट इशू हुआ है, रिजल्ट इशू हुआ है, एनरोलमेंट लेटर इशू हुआ है, या उसकी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उन लोगों को मिला है, या फिर जॉब लगी है, सो इस तरीके के सर्कमस्टांसेस चेंज जो हैं
उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो पोर्टल पे ज़रूर आपको जो है वो रेगुलरिटी के साथ अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं आपकी एप्लीकेशंस पे डिसीजन लेने के लिए। सो अल्टीमेटली ओपन वर्क परमिट का जो विंडो है वो ओपन हो चुका है। सो आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ अपने वीज़ाज़ का वेट कीजिए। एनी टाइम यू कैन हैव योर रिजल्ट्स इशूड। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ them ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਖੰਨਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ। डेज़ ਕਿਹੜੇ मैम? देखिए अमन जी, हमारा मोहाली सेक्टर 70 में ऑफिस है और खन्ना में GTV मार्केट में भी हमारा ऑफिस है। सो आप अगर पर्सनली मुझे मिलना चाहते हैं तो खन्ना ऑफिस में आप मुझे मंगलवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन मिल सकते हैं। मोहाली ऑफिस में थ्रू आउट द वीक में मेरी सिटिंग रहती है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दिए गए नंबर पे काइंडली कॉल करके विजिट कीजिए अगर आप पर्सनली एक एडवाइस लेना चाहते हैं। दिस नंबर हैज़ व्हाट्सएप एप्लीकेशन ऑल्सो। आप हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करके भी असेसमेंट ले सकते हैं। सो खन्ना में इट्स अ ऑपरेशनल ऑफिस। सो आप अगर खन्ना मुझसे मिलना चाहते हैं मंगलवार और शुक्रवार आप आ ਜੀ। सकते हैं। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਠੱਲ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ? अमन जी, रिजल्ट्स आर वेरी मच पॉजिटिव। बहुत ही इम्प्रेसिव ये मंथ जो है वो रहा है और वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने मैक्रो ग्लोबल में फुल ऑन वीज़ाज़ रिसीव किए हैं स्टूडेंट्स के, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ओवरऑल मार्केट में भी स्टूडेंट्स को जो है वो वीज़ा मिल रहा है। सो जो बच्चे बहुत देर से वेटिंग में थे या जिनको लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे बैकलॉग की वजह से, एज सच ही एक मिथ है आज की डेट में। आप पॉजिटिव रहिए, आपको जो है वो रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। इनफैक्ट स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ विजिटर वीज़ा एंड सुपर वीज़ा के भी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत फास्ट इनफ है। हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे जो एप्लीकेशन हैं वो 2 हफ्ते में भी सुपर वीज़ा के रिजल्ट्स आए हैं, विजिटर वीज़ा के रिजल्ट्स आए हैं। सो बी पॉजिटिव, किसी भी टाइम आपको जो है वो आपके वीज़ा रिजल्ट्स मिल सकते हैं ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਾਸ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखिए अमन जी, हमेशा हमारी एडवाइस यही रहती है कि आप किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन प्लान करें, आप ये ज़रूर देखें कि जो आपका कंसल्टेंट है वो स्किल्ड होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमियां ना रह जाएं और उसको फुली फॉर्मेटेड तरीके से आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल की जाए। अगर विज़िटर वीज़ा की हम लोग बात करते हैं, समर्स स्टार्ट होने वाली हैं और दिस इज़ द सीज़न ऑफ विज़िटर वीज़ा। सो जो भी कैंडिडेट्स फैमिली रीयूनियन पर्पसेस के लिए अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए या बच्चों को मिलने के लिए, सो दिस इज़ द राइट टाइम। आप अपना विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिए, पर्सनली आप हमें विजिट कीजिए। कस्टमाइज्ड चेकलिस्ट रहता है इस एप्लीकेशन का। कैनेडियन लेवल पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इंडिया से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, इस चीज़ का एक डिटेल्ड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडिशनली मैं ये चीज़ बता दूँ, सुपर वीज़ा का भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत पॉजिटिव है। सुपर वीज़ा के लिए आपके स्पॉन्सर की जो इनकम है उसका सही कैलकुलेशन असेसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक कंप्लीट एडवाइस के लिए आप पर्सनली हमें विजिट कीजिए ताकि सही तरीके से आपकी एप्लीकेशन लग सके और आपको वीज़ा रिजल्ट्स मिलें। जी। ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖੰਨਾ ਆਫਿਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਬਟ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੌਨ SDS ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਚੋਂ ਜਾਂ 2 ਚੋਂ 5.5 ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੇਟਡ ਨੇ। PTE ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ हैव टू मूव टू अदर कंट्रीज, उधर ਜਿਹੜਾ थोड़ा कर लेना अपना सिस्टम? देखिए अमन जी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर है, लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट में ये ज़रूर स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहती हूँ कि अगर आप नॉन SDS प्रोफाइल हैं और लैंग्वेज बेसिस पे नॉन SDS हैं, लैंग्वेज बेसिस पे मेरे कहने का मतलब है कि IELTS में आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, 6 नीच क्रैक नहीं कर पा रहे, या PG प्रोग्राम्स के लिए आप 6.5 6 नीच नहीं कर पा रहे, और आप नॉन SDS केस में मल्टीपल अटैम्प्ट्स कनाडा का ले रहे हो,
बिना सोचे समझे, तो वो एक सही डिसीजन नहीं आपके लिए है। अनटिल यू इम्प्रूव योर केस, जब तक आप अपना आईएलटीएस इम्प्रूव नहीं कर लेते, एसडीएस प्रोफाइल में नहीं आ जाते, आपको कनाडा रीफाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीज़ाज़ का फ्लो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन एसडीएस प्रोफाइल्स पे ही जो है वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। आई वुड एलैबोरेटेड कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ओवरऑल प्रोफाइल एकेडमिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो वीज़ा दिया जा रहा है। वी रिसेंटली हैड अ वीज़ा फ्रॉम नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया, जहाँ पे कैंडिडेट के 7+ बैंड्स थे, लेकिन 6 महीने की फ़ीस उस बच्चे ने पे की थी, उसके बावजूद उसको जो है वो वीज़ा दिया गया। सो कीपिंग दिस इन माइंड, मैं सिंपली ये गाइड करना चाहती हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आपका जो लैंग्वेज और एकेडमिक स्कोर है वो बहुत कम्पिटिटिव होना चाहिए। इफ़ इन केस आप अपना लैंग्वेज क्रैक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपका कनाडा मल्टीपल रिफ्यूजल्स आ रहा है, ऐसे केस में आपको कंट्री स्विच कर लेना चाहिए, ना कि बार बार अटैम्प्ट करना चाहिए। आज की डेट में यूके, ऑस्ट्रेलिया आर वेरी मच अकोमोडेटिंग, ओपनली वो आपको इनवाइट कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए। वीज़ा रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। सो आप अपने लिए अपना डिसीजन जो है वो यूके के लिए प्लान कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कीजिए। दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग हैं आज की डेट में। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कहे हैं। अनलिमिटेड जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर है, स्टूडेंट्स को दिया गया है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के जो उन्होंने आपके ईयर्स में एडिशंस किया गया है, वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। सो ये जो चीज़ें हैं वो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, और आप कंट्री स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई हैव टू टेल यू आउट कि आप ब्लाइंडली डिसीजन मत लीजिए, जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि सही रूट दिखाने वाली जो चीज़ें हैं वो शायद मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं हैं। रादर आपको जो है वो मिसगाइड करने वाले ऑफर्स बहुत ज़्यादा हैं कि पे आफ्टर वीज़ा, और बिना इंटरव्यू के आप अप्लाई कीजिए या बिना आइल्स के अप्लाई कीजिए। आई वुड सिंपली सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर एक सही कंसल्टेंट के थ्रू एक सही एडवाइस लीजिए। यूके में बिना आइल्स की आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उस केस में आपका इंग्लिश का जो स्कोर है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। या फिर बिना इंटरव्यू के भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कैश लेटर इशू कर रहे हैं। फ़ंड्स का जो दिक्कत है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कई बार मिसलीड किया जाता है मार्केट में। फ़ंड शो करना बहुत ज़्यादा ईजी है, चाहे आप यूके प्लान करते हैं, ऑस्ट्रेलिया प्लान करते हैं, लेकिन आपको वो रूट्स सही तरीके से बताए जाएँ, आपको समझाया जाए, उसके लिए आपको एक सही कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए, ताकि जो गलतियाँ आप कनाडा के केस में कर चुके हैं वो आप यूके और ऑस्ट्रेलिया में ना करें, और आपको डेफिनेटली जो वीज़ा आपको दिया जा रहा है उसको अवेल करें। जी। सो मैं एक होर चीज़ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੁਣ CICC ਮੈਂਬਰ ਨੇ सिर्फ कनाडा ही करते होने, होर कंट्रीज की सर्विसेज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ मैक्रो ग्लोबल? देखिए अमन जी, ऐसा है कि मैक्रो ग्लोबल इज़ डेफिनेटली अ वन स्टॉप शॉप फॉर कैंडिडेट्स मार्केट के लिए, क्योंकि हम बीइंग लाइसेंस्ड कंसल्टेंट हम कनाडा के लिए हर एक सर्विस आपको देते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, PR है, आपके PNP प्रोग्राम्स हैं, या आपका सुपर वीज़ा है, फैमिली क्लास में आपकी जो है वो PR है, वट एवर, वी आर कवरिंग ऑल द कैटेगरीज फॉर कनाडा। लेकिन एडिशनली हम आपको जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ का स्टूडेंट विजिटर वीज़ा भी आपको ये फैसिलिटीज़ मैक्रो ग्लोबल के एंड से दी जाती हैं। सो अगर आप कनाडा एलिजिबल नहीं है, डजंट मीन कि आपको मैक्रो ग्लोबल के यहाँ से आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली आप किसी और कंट्री के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आप प्लीज़ विजिट कीजिए, आपको सही सूटेबल रेलिवेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। सो होर कंट्रीज़ बारे भी तुसी जानकारी चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ मैक्रो ग्लोबल थोड़ी हेल्प कर सकता। शिवानी जी मिलਣ ਲਈ फिर बेनती जी, वो नंबर नोट कर लो जो TV स्क्रीन पर चल रहा है, उत्ते नोट करके इन्हों मिलिया जा सकता। अच्छा, हुण गल मैं रिजैक्शन वाले स्टूडेंट की भी करना चाਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ विद गुड प्रोफाइल रिजैक्ट हो गए। SDS प्रोफाइल सी, अच्छी प्रोफाइल सी, बट अनफॉर्चुनेटली चलो डिसीजन ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ, ਜਾਂ सेम फिर फटाफट वही प्रोफाइल जो दोबारा ला दी जाए? देखिए अमन जी, ऐसा है कि जो रिफ्यूज़्ड कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स रिफ्यूज़ हुए हैं, सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो रिफ्यूज़ल है वो कोविड इफेक्ट की वजह से हुई है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हुई है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस के साथ रूटीन बेसिस पे मैं मिलती हूँ, जहाँ पे आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका कोर्स कॉलेज रेलिवेंट है, आपका आइल्स का स्कोर बहुत ही इंप्रेसिव है, उसके बावजूद आप रिफ्यूज़ हुए हैं। सो इट सिंपली इंडिकेट्स कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो मिस रिप्रेजेंट हुई है, उसको सही तरीके से लॉन्च नहीं किया गया, जिसकी वजह से आप रिफ्यूज़ हुए हो। सो ऐसे केसेस को एक बार हम लोगों से
पर्सनली मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो भी सेक्शंस जो हैं, जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, उनको आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, कवर स्टेटमेंट में सही तरीके से इलेबोरेट करके डिफाइन करना चाहिए। आपका जो एजुकेशन का एजेंडा है वो वीज़ा ऑफिसर को समझाया जाना चाहिए, या जो भी आपके रिफ्यूज़ल्स के रीज़न रहे हैं वो आपके कवर स्टेटमेंट में हाईलाइट करके उस पर क्लैरिटी दी जानी चाहिए, ताकि जो भी वजह रही है उससे वीज़ा ऑफिसर जो है वो ओवरकम करे और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो वीज़ा मिले। सो अल्टीमेटली ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी अगर आप एक सही स्किल्ड कंसल्टेंट के थ्रू अपना एप्लीकेशन लगवाते हैं। अदरवाइज अच्छे प्रोफाइल्स का रेफ्यूज़ल जो है वो जेन्युइन बनता है, क्योंकि आपने एक सही इंडिकेशन ली ही नहीं है, एक सही एडवाइस ली ही नहीं है, और आपने ब्लाइंडली अपना जो एप्लीकेशन है वो किसी को हैंड ओवर किया है। जी, सो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫॉर दैट यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ दे आर अप्लाइंग फॉर सितंबर और जनवरी 2023? देखिए, ऐसा है सिचुएशन कनाडा के लिए कि अभी भी कनाडा में मई 2022 के कुछ प्रोग्राम्स, कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में फरवरी जब हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बस मुझे रिक्वेस्ट यही करना है कि अगर आप मई 2022 में अकोमोडेट होना चाहते हैं तो आपको अपनी चॉइस थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी। चॉइस विद द कोर्स कॉलेज और दैट एरिया, चॉइस विद द प्रोविंस एंड कॉलेज ऑल्सो, क्योंकि बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि इसी सिटी में, इसी कॉलेज में हम लोगों को अपना एजुकेशन चाहिए। सो ये पॉसिबिलिटी मई के लिए नहीं बनती। इसके लिए आप सितंबर 2022 आप प्लान कीजिए। सितंबर में बहुत सारे अट्रैक्टिव इस टाइम हम लोगों के पास ऑप्शंस हैं। हर एक प्रोविंस में कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। दिस इज़ द हाई टाइम जब आपको अपना ऑफर लेटर प्लान कर लेना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के तरफ से भी जो है वो बैक टू बैक अलर्ट्स आ रहे हैं। मैं एक दो चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस में नए इनटेक में भी प्रोग्राम्स अभी ओपन हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट 2 इयर्स का प्रोग्राम एल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस में अभी भी ओपन है। 6 इनीज के साथ आप एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज सेम प्रोग्राम्स जो हैं वो सितंबर इनटेक के लिए भी ओपन है। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना के एडमिशन्स अभी भी मई 2022 के लिए ओपन हैं। एडिशनली सितंबर 2022 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। 1 ईयर के पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना की तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं। 6.56 सनीज के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं हमेशा एक प्रोग्राम बहुत बार इंडिकेट करती हूँ, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कर रखा है, उनके लिए मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना में बहुत ही कॉम्पिटिटिव फीस के साथ ऑफर किया जाता है। ओनली $8,500 फॉर 1 ईयर यू हैव टू पे, और आप मास्टर ऑफ एजुकेशन आप यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना में कंटिन्यू कर सकते हो। 6.56 नीच का इसका एडमिशन रिक्वायरमेंट है। मई के लिए अभी भी एडमिशन्स ओपन है। एडिशनली कैपेलानो यूनिवर्सिटी के भी मई के प्रोग्राम्स ओपन है। सितंबर के लिए भी एडमिशन्स ओपन है। केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी आप अपना प्लान कर सकते हो। नोवा स्कोचिया में लोकेटेड है। पीआर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ब्राइट है यहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल के कोर्सेज केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट 2 इयर्स पीजी, इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। बिजनेस मैनेजमेंट 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट। सो 2 साल के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स टारगेट करते हैं वो केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी को भी प्लान कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में एमबीए प्रोग्राम के लिए आप अपना एजुकेशन प्लान कीजिए। 1 साल में 4 इनटेक ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। 6.5 ओवरऑल, एक मॉड्यूल में 5.5 के साथ आप एमबीए प्लान कर सकते हैं। इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोग्राम, क्योंकि बिना जीमैट के आप एमबीए में अपना एडमिशन अचीव कर सकते हो। ओवरऑल प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो $34,000-35,000 पड़ती है। लाइकवाइज देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अमन सर, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि स्टूडेंट्स अगर पर्सनली विजिट करें या फिर टाइमली अप्लाई कर लें तो ग्रैब कर सकते। बिल्कुल जी। डेफिनेटली। मैम एक सवाल जानते हैं, सिर्फ छोटा जिहा जवाब चाहूँगा, समा पूरा हो गया। कुछ बच्चों ने केप्स अप्लाई करनी है बट दे डोंट हैव एप्लीकेशन नंबर। वो कहते UCI नंबर साढ़े कोल हैगा, सिर्फ एजेंट ने दिता नहीं है, जो भी है। UCI नंबर ना केप्स अप्लाई हो जाए? हाँ जी, UCI नंबर के साथ भी आपका केप्स नोट जो है वो अप्लाई हो सकता है, लेकिन आपका रिफ्यूज़ल लेटर इज़ मैंडेटरी। आपको जब भी केप्स फाइल करने हैं तो आपका रिफ्यूज़ल लेटर, पासपोर्ट की कॉपी, ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपको केप्स नोट कईयां ਦੇ ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ CICC, ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ UCI ਨੰਬਰ ਹੈ।
डेफिनेटली आमन सर, जो यूसीआई नंबर है उसके ग्राउंड पे भी जो है वो केप्स नोट अप्लाई किए जा सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि जब हम केप्स फाइल कर रहे होंगे हम लोगों को एक डिटेल्ड उनको जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी जो भी हमारा केस रहा है, ताकि आपकी प्रोफाइल को वहाँ पे जो है वो ट्रैक किया जा सके। समटाइम्स इट हैपन्स कि यूसीआई नंबर मल्टीपल कैटेगरीज के लिए सेम रहता है, और कभी कभी ये भी रहता है कि यूसीआई नंबर पर एप्लीकेशन चेंज हो जाता है। सो दीज आर द इंटरनल प्रोसीजर्स ऑफ द हाई कमीशन। सो इसी चीज़ से अपने आप को सेव करने के लिए या यूसीआई नंबर पे कैप्स नोट फाइल करने के लिए आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन कैप्स में फाइल की जानी चाहिए। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਮ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।